नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। आज 9 राज्यों की 33 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इसके अलावा 3 लोकसभा सीटों के लिए भी वोटिंग जारी है। लोगों ने घरों से निकलकर वोट करना शुरू कर दिया है। मुलायम की मैनपुरी सीट समेत यूपी की 11 विधानसभा सीटों पर आज सबसे ज्यादा नजर है। मुरादाबाद और लखनऊ की तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, जहां सुबह सुबह लोग वोट डालने के लिए निकल आए। आजमगढ़ से जीतने के बाद अब मुलायम ने ये सीट खाली की है। मैनपुरी सीट को मुलायम परिवार का गढ़ कहा जाता है। इस सीट पर मुलायम परिवार की तीसरी पीढ़ी चुनाव लड़ रही है, इसलिए ये सीट मुलायम के लिए अब नाक का सवाल बन गई है। लोकसभा चुनाव में मुलायम मैनपुरी सीट पर 3.5 लाख से अधिक मतों के अंतर से जीते थे। खास बात यह है कि बीएसपी ने उपचुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। उपचुनाव के नतीजे से मौजूदा राजनीतिक समीकरण में कोई खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये उपचुनाव काफी अहम है। और वहीं आपको बता दें कि वोटों की गिनती 16 सितंबर को होगी। इस लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी और मोदी लहर की अग्नि परीक्षा होनी है, वहीं लोकसभा चुनावों में बीजेपी को यूपी में जबरदस्त जीत दिलाने वाले अमित शाह का बीजेपी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद बीजेपी के लिए यूपी में कितना फायदेमंद होता है ये फैसला, ये देखना भी काफी दिलचस्प है। 9 राज्यों की 33 विधानसभा और 3 लोकसभा सीटों पर आज उपचुनाव हो रहे हैं। मोदी सरकार के गठन के बाद बीजेपी उत्तराखंड, बिहार और कर्नाटक में हुए उपचुनाव में भले ही कुछ कमाल न कर पाई हो, लेकिन इस बार बीजेपी इन उपचुनावों में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है। लिहाजा इस उपचुनाव के नतीजों पर सबकी नजरें टिकी हैं। लोकसभा की जिन 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, उनमें मैनपुरी सीट मुलायम सिंह यादव, वडोदरा सीट नरेंद्र मोदी और आंध्र प्रदेश की मेढक सीट टीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव के इस्तीफे देने से खाली हुई है। वहीं विधानसभा की जिन 33 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, उनमें उत्तर प्रदेश की 11, गुजरात की 9, राजस्थान की 4, असम की 3 और पश्चिम बंगाल की 2 सीटें हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश और सिक्किम की 1-1 सीटों पर भी उपचुनाव है। यूपी की जिन 11 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उन पर बीजेपी या उनके सहयोगी दलों का कब्जा रहा है। लोकसभा की इन 11 सीटों में 10 सीटों पर बीजेपी आगे रही थी। यूपी के बाद सबसे ज्यादा 9 सीटों पर उपचुनाव गुजरात में हो रहे हैं, जहां नरेंद्र मोदी के बिना बीजेपी पहली बार गुजरात में चुनाव लड़ रही है। वहीं राजस्थान की जिन 4 सीटों पर उपचुनाव है, वो सभी बीजेपी विधायकों के सांसद चुने जाने से खाली हुई हैं। ऐसे में बीजेपी की इन सीटों पर दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। वहीं पश्चिम बंगाल में 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में टीएमसी और बीजेपी आमने सामने है। ये उपचुनाव कई मायनों में अहम माना जा रहा है, जिसके नतीजों का असर अगले 2 महीने में हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनाव पर पड़ेगा। साथ ही इस उपचुनाव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अग्नि परीक्षा माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और इस बड़ी खबर पर ताज़ा अपडेट के लिए हमारे साथ लखनऊ के गुमती नगर से जुड़ रहे हैं शलभमणि त्रिपाठी, नोएडा से जुड़ रहे हैं ब्रजेश तिवारी, अहमदाबाद के मणिनगर से मेघदूत शिरोन, कोलकाता के चौरंगी इलाके से विक्रांत दुबे और जयपुर से भवानी सिंह। सबसे पहले चलते हैं लखनऊ। शलभ, आप ही की तरफ सबकी नजरें आज होंगी, क्योंकि लखनऊ की 11 विधानसभा सीटें, मैनपुरी जैसी चर्चित सीट यहाँ पे लोकसभा के चुनाव के लिए मैदान में। ऐसे में मुख्य मुकाबला इस बार, हैरान करने वाली बात यह है कि सिर्फ बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ही है। कोई 4 कॉर्नर या 3 कॉर्नर कॉन्टेस्ट नहीं है, ये सीधा मुकाबला 2 पार्टियों के बीच। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसके पहले मैं आपको यहाँ तस्वीरें दिखाऊं कि यहाँ पर वोटिंग स्टार्ट हो चुकी है लखनऊ में भी, और जो मतदाता है उनमें उत्साह नजर आ रहा है, जैसा कि आम चुनाव में हुआ करता है। हालांकि ये बाई इलेक्शन है। यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर सीटों की नहीं बल्कि साख की लड़ाई है। मुलायम सिंह यादव की जो मैनपुरी सीट है, जहां पर उनका हमेशा कब्जा रहा है, उनका परिवार हमेशा वहां चुनाव जीतता रहा है, मुलायम सिंह खुद वहां से चुनाव जीतते रहे। इस बार वहां पर कड़ी टक्कर है भारतीय जनता पार्टी के साथ। और 11 विधानसभा सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर 11 विधानसभा सीटों में भी समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच जबरदस्त टक्कर है, और साख की लड़ाई है कि कौन कितनी सीटें लेकर जाता है। केंद्र में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है, तो दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। और ये मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प हो गया है क्योंकि बीएसपी इस पूरे कॉन्टेस्ट से बाहर है, इस पूरी लड़ाई से बाहर है। उसने कह दिया कि वो उपचुनाव नहीं लड़ेगी। कांग्रेस इस लड़ाई में थोड़ी सुस्त नजर आ रही है, लिहाजा पूरा जो जोर आजमाइश है वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है। और सबकी नजरें खासतौर पर
मैनपुरी की सीट पर है, जो एक लोकसभा सीट है जो मुलायम सिंह यादव ने छोड़ी है आजमगढ़ जीतने के बाद, उसको लेकर है कि वहां पर इस बार साख बचती है मुलायम परिवार की या नहीं बचती है, क्योंकि बीजेपी ने अपने सारे पैतरे वहां पर लगा दिए हैं। और खास बात यह है कि बीजेपी का कोई बड़ा नेता चुनाव प्रचार करने इस पूरे चुनाव के दौरान नहीं आया। तो इसका मतलब एक तरह से ये भी संदेश देने की बीजेपी ने कोशिश की है कि जो बीजेपी की स्टेट इकाई है, जो प्रदेश की जो नेता है, वो चुनाव लड़ने में का मादा रखते हैं। इसलिए सबकी नजरें मैनपुरी पर और 11 जो विधानसभा की जो सीटें हैं उन पर है कि देखते हैं कि इस बार किसकी साख बचती है, मुलायम की या फिर नरेंद्र मोदी की। बिल्कुल, चलो बने रहे हमारे साथ। रुक करते हैं नोएडा का, जहां पे ब्रजेश तिवारी हमारे साथ मौजूद है। ब्रजेश, नोएडा की सीट ने ये दिखा दिया कि किस तरह से बीजेपी की जो नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स है उसमें कैसे समीकरण बैठते हैं। राजनाथ सिंह, पंकज सिंह के जो बेटे हैं उनको यहाँ से टिकट नहीं दिया गया। विमला बाथम को यहाँ पे चुनावी मैदान में उतारा गया है, जो कि पहले एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। ऐसे में आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि कौन से वो पैरामीटर्स थे जिनको यहाँ पे चिन्हित कर बीजेपी ने टिकट दिया। अब बिल्कुल देखिए, ये शुरुआत में बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे, तमाम चीज़ें थी, लेकिन आखिरकार बीजेपी ने बिमला बाथम को टिकट दिया। इसमें जो आधार बनाया गया है कि क्योंकि समाजवादी पार्टी ने एक महिला प्रत्याशी को उतारा, लिहाजा बीजेपी की मजबूरी बन गई कि वो भी एक महिला प्रत्याशी को ही उतारे, क्योंकि जो टक्कर यहाँ की है वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी की है। इसके पहले भी जो लोकसभा चुनाव की हम बात करें तो उस वक्त भी बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ही टक्कर थी, और इस बार भी टक्कर दोनों के बीच है। लिहाजा देखा गया कि प्रत्याशी कौन कैसा है। अगर हम यहाँ के मतदान केंद्र की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ पर अभी सुबह 8 बज चुके हैं, लेकिन उतनी भीड़, उतनी जिस हिसाब से हम भीड़ कह सकते हैं जो लोकसभा इलेक्शन के दौरान हुई थी, इसके पहले जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें जितनी भीड़ थी वो इस बाई इलेक्शन में उतनी नहीं दिख रही है। हालांकि सुबह का वक्त है, मुमकिन है कि हो सकता है कुछ देर बाद लोग यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो, लेकिन अभी उतनी भीड़ यहाँ पर नहीं दिख रही है। और बहरहाल क्या कुछ नतीजे रहते हैं, क्या कुछ होता है, शाम के वक्त ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिरकार क्या कुछ रेशियो रहा वोटिंग का। लेकिन जो कैंडिडेट के यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, जो मुख्य टक्कर है, क्योंकि कांग्रेस जो यहाँ का, अगर हम जमीनी स्तर की हम बात करें तो कांग्रेस उतनी टक्कर में नहीं है जितनी की बीजेपी और कांग्रेस है। लिहाजा जो बीजेपी और जो समाजवादी पार्टी है उन्हीं के बीच मुख्य टक्कर है। नतीजा क्या होता है ये काउंटिंग के बाद साफ होगी। बिल्कुल, और अब रुक करते हैं यहाँ पे अहमदाबाद में मौजूद हमारे संवाददाता मेघदूत शिरोन का। मेघदूत, केक वॉक यहाँ पे बीजेपी के लिए? हमारे तो पानी रुकता है तो पानी जी, हम मणिनगर मत क्षेत्र में है, जहां जो सीट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खाली करी थी, उसके बाद यहाँ पे बाई इलेक्शंस हो रहे हैं। अपने पास रायचंद साहब है। आप जल्दी आ गए आज, लेकिन माहौल थोड़ा अभी भी कम है यहाँ पे। मैं मॉर्निंग वॉक करने जाता हूँ, इसलिए मैं हर बार ऐसे ही करता हूँ। मॉर्निंग वॉक करके वापस आता हूँ तो सबसे पहले मैं वोट करने आ जाता हूँ। मैं हर बार वोट करता हूँ, मेरी मिसेस मेरे साथ में है, वो भी हर बार वोट करती है, हम लोग दोनों वोट करते हैं। मैडम, ये जो क्षेत्र है ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खाली करवाया था, ये खास बात है? हाँ, ये मैं बहुत मतलब नरेंद्र मोदी की फैन हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी की जगह ही यहाँ पे कोई ले। जनरली मैं अगर आपको बता दूं तो 9 असेंबली सेगमेंट्स के लिए बाईपोल्स हो रहे, एक लोकसभा सीट है, लेकिन बारिश होने की वजह से और दूसरे चीज़ों की वजह से जो जनरली कैंपेनिंग है वो थोड़ी सी लो की रही है। उत्साह कम है, 1 घंटा करीब हो गया एक वोटिंग के लिए, लेकिन फिर भी अभी भी भीड़ पोलिंग बूथ पे नहीं दिखाई दे रही है। बिल्कुल, अब रुक करते हैं यहाँ पे कोलकाता के चौरंगी इलाके का। वहाँ पे विक्रांत दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रांत, बीते समय से हम देख रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी जो है वो पूरे पश्चिम बंगाल में मुख्य ऑपोजिशन के तौर पर अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। खाली 2 विधानसभा सीटें हैं जो कि चुनाव के लिए जा रही हैं, लेकिन फिर भी अगर माहौल की बात करें तो क्या आपको लगता है यहाँ पे टक्कर देने की कोशिश हो रही है? टीएमसी को कहीं भी यहाँ पे मुख्य मुकाबला, जो कॉम्पिटिशन, कोई भी पार्टी देने की कोशिश कर रही है? देखिए तेजस्वी, बंगाल की राजनीति में ये बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कोई बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। हालांकि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा किया था, लेकिन जो विधानसभा के चुनाव होते हैं उनके मुद्दे अलग होते हैं, और इस बार तो एकदम अलग दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी पहली बार विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी को कड़ी टक्कर दे रही है। 2 विधानसभा की सीटों पर यहाँ पे बाई इलेक्शन हो रहे हैं। एक तो चौरंगी जो मेन कोलकाता में है, राइटर्स बिल्डिंग की अगर
अगर हम बात करें, माने ममता बनर्जी का जो सीएम ऑफिस होता है इसी इलाके में है, और दूसरा विधानसभा जो है वो बसीरहाट यानी कि बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ। और दोनों विधानसभाओं में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सामने उभर के आ रही है, उससे कह सकते हैं कि बंगाल की राजनीति में ये बड़ा बदलाव है, कभी क्योंकि इसके पहले कभी भी भारतीय जनता पार्टी इस रूप में यहाँ पे नहीं दिखी है। जी हाँ, जाहिर तौर पे। और यहाँ पे लगातार बीजेपी की कोशिश भी कि मुख्य चुनावी दल के रूप में, मुख्य विपक्षी दल के रूप में पश्चिम बंगाल में वो अपनी पहचान बना ले। जयपुर का रुख करते हैं। जयपुर में हमारे संवाददाता भवानी सिंह हमारे साथ हैं। भवानी, बीते एक साल में कितना एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर सामने आया है, या अभी भी मजबूत पकड़ दिखती है आपको वसुंधरा राजे की? देखिए बिल्कुल ये वसुंधरा राजे के लिए भी परीक्षा है और शायद नरेंद्र मोदी के लिए भी, क्योंकि 4 महीने पहले जब लोकसभा चुनाव हुए उसमें से 25 में से 25 सीटें बीजेपी ने जीती, और इससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें 2/3 मेजोरिटी के साथ में आई थी। तो जाहिर तौर पर वसुंधरा राजे के सामने बड़ी परीक्षा ये है कि उनका गवर्नेंस, उनका काम देखा जाएगा। वो कुछ अपने हिसाब से उन्होंने कुछ अलग काम किया था, उस पर जनता क्या राय व्यक्त करती है ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी ये कि 4 सीटें हैं, उसमें से 1 सीट ऐसी है जो खासतौर पर सूरजगढ़ की सीट, जहां पर वसुंधरा राजे के बहुत करीबी हैं डॉक्टर दिगंबर सिंह, जो मेन इलेक्शंस हार गए थे विधानसभा का, उनको उतारा है और उनको ये कहकर इलेक्शन लड़वाया जा रहा है, वहां क्षेत्र में कहा जा रहा है कि इनको मिनिस्टर बनवाएंगे। तो वहां पर साख दाव है खुद वसुंधरा राजे की। इसी तरीके से जो नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र है, जहां पर जो सचिन पायलट, क्योंकि अजमेर से आते हैं और सचिन पायलट खुद अपना इलेक्शन हार गए हैं, और उनकी पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से एक सीट जीती जाए। तो टक्कर कुछ तरीके से काफी हद तक कांटे की टक्कर है, लेकिन बीजेपी के सामने चुनौती यह है कि क्योंकि 4 सीटें उसकी है और 4 उसके लिए जीतना बेहद जरूरी है। जी, जाहिर तौर पे। और अगर ऐसे माहौल में एक भी सीट जाती है बीजेपी के हाथ से तो फिर संदेश गलत जाता है। हालांकि उपचुनाव हैं, आने वाले समय में चुनावों पर इसका क्या असर होता है या नहीं होता है ये जरूरी नहीं है। ये रेफरेंडम है, दूसरे चुनावों के लिए ये जरूरी नहीं है, लेकिन एक माहौल जरूर बनता है, एक परसेप्शन जरूर बनता है। और उपचुनाव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए मतदाताओं से अपील की है कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकलकर वोट डालें। हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे आज उपचुनावों के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है मतदाताओं से कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकलकर वोट डालें। आपको जैसा कि हम बता रहे हैं कि यहाँ पे 9 राज्यों की 33 विधानसभा सीटों और 3 लोकसभा सीटों पर अहम उपचुनाव, और ये उपचुनाव ये भी दर्शाता है कि फिर से मोदी का जादू चलेगा क्या। और लखनऊ से हमारे साथ हैं हमारे यूपी ब्यूरो चीफ शलमणि त्रिपाठी, तो वहीं पर हमारे साथ विक्रांत दुबे बने हुए हैं पश्चिम बंगाल के चौरंगी इलाके से। पहले चलते हैं शलभ के पास। शलभ, माना ये भी जा रहा है और खबरें ऐसी भी आती रही हैं कि ये एक ऐसा उपचुनाव रहा है उत्तर प्रदेश का जो कि सबसे ज्यादा केंद्र के हाथों में रहा है। इतना सेंट्रली कंट्रोल्ड चुनाव कोई भी नहीं रहा। पूरी तरीके से हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर अपनी ग्रिप बनाई रखी, और शायद ये संदेश भी है आने वाले 2017 के विधानसभा चुनावों के लिए। हाँ, निश्चित तौर पे बीजेपी ये साफ करना चाहती है, बीजेपी अपनी ताकत दिखाना चाहती है और ये संदेश देना चाहती है कि 2017 का जो चुनाव है वो वही उस चुनाव में सबसे बड़ा बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी होगी जिसको सबको चेज करना होगा। लेकिन जो सबसे खास बात है वो ये है कि 11 विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा की जो सीटें हैं वहां पर उपचुनाव हो रहे हैं, और एक मैनपुरी की सीट है लोकसभा की जो मुलायम सिंह यादव ने छोड़ी है, वहां पर भी आज चुनाव हो रहा है। और सबकी जो नजरें हैं वो खासतौर पर मैनपुरी को लेकर इसलिए है क्योंकि मुलायम परिवार ने, चाहे वो अखिलेश रहे हों, चाहे उनकी मुलायम सिंह यादव की बहू डिंपल रही हो या खुद मुलायम रहे हो, सबने मैनपुरी के अलावा कहीं प्रचार नहीं किया है। सिर्फ मैनपुरी की सीट पर प्रचार किया है इस यादव परिवार ने, और सबसे ज्यादा जो फोकस रहा है समाजवादी पार्टी का वो मैनपुरी की सीट को लेकर रहा है, क्योंकि इस सीट से ये संदेश जाएगा कि क्या वाकई अभी मोदी का जादू बरकरार है या फिर मुलायम की जो परंपरागत सीट है जहां से वो लगातार चुनाव जीतते आए हैं वो सीट अभी भी उनके परिवार के कब्जे में है। बहुत जबरदस्त टक्कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिल रही है इस बार समाजवादी पार्टी को, और इस वजह से ये चुनाव बड़ा ही दिलचस्प हो गया है। हालांकि जो 11 सीटें हैं विधानसभा की जहां उपचुनाव हो रहा है वो भी बीजेपी के जो लोग चुनाव जीत कर गए उनसे खाली हुई है, लेकिन इन सीटों को लेकर उतनी ज्यादा पार्टियों की सक्रियता नहीं रही है जितनी मैनपुरी के चुनाव को लेकर रही है। बिल्कुल। अब यहाँ पे रुक करते हैं विक्रांत का। विक्रांत, अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो कौन से मुद्दे हावी आपको दिखते हैं इन उपचुनावों में, क्योंकि एक विधानसभा सीट जो है वो बॉर्डर से लगती है बांग्लादेश की। हमने देखा था लोकसभा चुनावों में भी बीजेपी ने किस तरह से बांग्लादेश के रिफ्यूजीज का मुद्दा उठाने की कोशिश की थी। क्या आपको लगता है ऐसे मुद्दे हावी हैं इस बार? देखिए, जो बसीरहाट सीट है
ये दूसरी सीट चौरंगी के अलावा बसीरहाट सीट है, बॉर्डर से लगी हुई सीट है, इस पे ये मुद्दा हावी है। लेकिन कलकत्ता की एक की बात करें चौरंगी पे, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर मुद्दा नहीं है। यहाँ पे पार्टी चलती है, जो यहाँ का चुनाव का अपना अलग ट्रेंड है, यहाँ पे पार्टी चलती है और जो भी पार्टी सत्ता में है हर जगह पे देखने को मिलता है कि चुनाव वही जीतता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि इस बार एक जो पार्टी के जो कैडर काम जिस तरह से करते थे वो इस बार काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। लोगों के अंदर जो है कैडर का जो दहशत यहाँ हुआ करता था वो दहशत कम हुआ है, और निश्चित तौर पर अगर ये दहशत कम होता है तो वोट जो है वो खुले तौर पर जाएंगे, जिसको आदमी चाहता है वोट करना उसे वोट कर पाएगा। जी बिल्कुल विक्रांत, इसी के साथ और शलभ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी वाम दलों की जगह लेती है और क्या उत्तर प्रदेश की लड़ाई में नरेंद्र मोदी का जादू चल पाता है।